दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर मुगल शासक के बारे में। दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात जान लेते हैं कि उत्तर मुगल शासक कौन थे, किन्हें कहते हैं। दोस्तों जो मुगल जो बादशाहों का जो क्रम है उसमें शुरू के 6 मुगल बादशाह, जिसमें अगर हुमायूं को छोड़ के बात करें तो 6 मुगल बादशाह में शायद ही कोई ऐसा मुगल बादशाह होगा जो कभी कोई लड़ाई हारा होगा। और उनके समय में शासन एकदम पूरी तरह से इन राजाओं पर केंद्रित थी और पूरी तरह से शासन का सब चीज इनके हाथों में था। थोड़े से भी विद्रोह की या कोई भी चीज की गुंजाइश ना के बराबर बचती थी और कोई करता भी था तो उस पर कड़ा कार्रवाई होता था। मतलब इनका शासन पर पकड़ बहुत तगड़ा था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में हो जाती है तो उसके बाद के जितने जो मुगल बादशाह हुए उनका शासन पर पकड़ बहुत तगड़ा था। उनके नीचे के मंत्री मनमानी करते गए और धीरे धीरे करके उनका शासन पतन की ओर चलता गया और खत्म होता गया। आसान भाषा में मुगल साम्राज्य के औरंगजेब के बाद मतलब 1707 के बाद जितने भी जो मुगल बादशाह हुए उन्हीं सभी को उत्तर मुगल शासक या उत्तर मुगल बादशाह कहते हैं। दोस्तों उत्तर मुगल बादशाहों के इतिहास में अगर बात करें तो सबसे पहला बादशाह बहादुर शाह बना। दोस्तों बहादुर शाह औरंगजेब का सबसे बड़ा लड़का था जिसका नाम मुअज्जम था। इसने जब औरंगजेब के आखिरी समय में ही उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाई शुरू हो गया था और मुअज्जम ने अपने 2 भाइयों की हत्या की और उसके बाद राज सिंहासन पर बैठा और वो बहादुर शाह के नाम से राज सिंहासन पर बैठा। दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि बहादुर शाह जो है वो 1707 में ही राज सिंहासन पर बैठा और इनके उत्तराधिकारी की लड़ाई में अंतिम सिख गुरु 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने भी इनकी मदद की थी। दोस्तों बहादुर शाह का शासनकाल 1712 तक चला और उस वक्त के किसी ज्ञानी ने इसे साहे बेखबर कहा क्योंकि वो हर बात से अक्सर बेखबर रहता था। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि बहादुर शाह गद्दी पर बैठते समय इसकी उम्र 63 साल थी और ये उस वक्त औरंगजेब के समय तक ये शहजादा ही था। दोस्तों जहां मुगल शासक 11 साल की उम्र में शासन संभाल लिए, शासक बन गए, अकबर 14 साल में शासन बन गया, लेकिन 63 साल की उम्र में तक अगर किसी को शासन नहीं दिया जाए या शासन आएगा तो व्यक्ति कितना काम कर सकता है, ये भी एक प्रमुख कारण बना है मुगल शासकों का पतन का। दोस्तों इसके बाद शासन आता है जहांदार शाह का जो 1712 से लेकर 1713 तक लगभग 1 वर्षों तक शासन किया। इसके शासनकाल में बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। दोस्तों ये जुल्फिकार खां के मदद से शासन पर बैठा था, इसलिए जैसे इसने सत्ता संभाली जुल्फिकार को प्रधानमंत्री बना दिया। इसने राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए। इसने इजारा प्रथा की शुरुआत की और दोस्तों जहांदार शाह का सबसे प्रमुख कार्य इसके शासन में था कि इसने जजिया कर को पुनः समाप्त किया। दोस्तों जजिया कर के बारे में आपको बता दूं तो जजिया कर उसे कहा जाता है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। लेकिन शुरू में जजिया कर ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय जजिया कर ब्राह्मणों से भी लिया जाने लगा और अकबर के समय में 1564 में जजिया कर को खत्म कर दिया गया। लेकिन औरंगजेब के समय 1679 में पुनः जजिया कर शुरू कर दिया गया। दोस्तों ये पॉइंट को अच्छे से नोट करके रखिएगा। और फिर जहांदार शाह के समय में 1712 से 13 ईस्वी के बीच में जजिया कर को पुनः समाप्त किया गया। ये जजिया कर को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि जजिया कर को समाप्त किया गया मतलब 1564 में अकबर के द्वारा और जजिया कर को पुनः शुरू किया गया औरंगजेब के द्वारा 1679 में और जजिया कर को पुनः खत्म किया गया जहांदार शाह के समय में 1712 से 13 ईस्वी के बीच में। दोस्तों जहांदार शाह का संबंध एक लाल था और इसके कारण वो बहुत ज्यादा उसका बदनामी भी हुआ था। और दोस्तों ये जो लाल कुमारी जो थी इसका शासन में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप बढ़ गया और दोस्तों यही सब कामों के कारण जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। और दोस्तों उत्तर मुगल काल में इतिहासकारों के द्वारा हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां 2 भाइयों को शयद बंधु के नाम से जाना जाता है और इसे शासक निर्माता या किंग मेकर इसे उत्तर मुगल काल का कहा जाता है। इन्होंने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया अगले शासकों को बनाने और हटाने में। दोस्तों इसके बाद शासन आता है 1713 में फर्रुख सियर का। दोस्तों फर्रुख सियर अभी जो मैंने बताया सैयद बंधु किंग मेकर इन्हीं की मदद से गद्दी पर बैठा था और इसके बाद में इसने अपना शासन शुरू तो कर दिया लेकिन इसके कामों के कारण इसे घृणित कायर कहा जाता है। दोस्तों इसके समय में 1717 में इंग्लैंड से कुछ लोगों का ग्रुप आया था जो मुगल दरबार में ठहरा था और इन्हीं के ग्रुप में एक हैमिल्टन नाम का डॉक्टर भी था।
दोस्तों उस वक्त फर्रुख सियर को एक बहुत ही जानलेवा घाव हो गया था जिसका इलाज नहीं हो रहा था और लगभग उस घाव से उसकी मृत्यु हो ही जाती। लेकिन हैमिल्टन ने अपने ज्ञान और बुद्धि के द्वारा उसका अच्छे से इलाज किया और उसके घाव को ठीक कर दिया। इससे खुश होकर उनको इसने राज्य में व्यापार करने की तो आज़ादी दी ही दी, अपने खुद के सिक्के चलाने की भी आज़ादी दे दी। इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये बहुत काम का चीज आप नोट करके रखिएगा, जो फर्रुख सियर के द्वारा दिया गया था। दोस्तों खुश होना अलग बात होता है, खुश होकर इनाम देना अलग बात होता है, लेकिन खुश होकर अपनी वित्तीय ढांचा ही किसी को दे देना ये कोई समझदारी का काम नहीं है। तो इनकी यही सब कारणों की वजह से ना सैयद बंधु भी इससे नाराज चल रहे थे और पेशवा बालाजी विश्वनाथन की मदद से पहले फर्रुख सियर को 1719 में अंधा किया गया और फिर उसे उसकी हत्या कर दी गई। इस तरीके से फर्रुख सियर का शासन का बहुत दर्दनाक अंत हुआ। दोस्तों इस तरीके से सैयद बंधुओं का शासन में हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया था और ये सबको उस वक्त का मोहम्मद शाह नाम का मुगल वंश का व्यक्ति देख रहा था। और फिर चीन किलिंग खां, जिसे निजामुल मुल्क भी कहते हैं, उनकी मदद से मोहम्मद शाह ने सबसे पहले सैयद बंधुओं की हत्या की और उसके बाद 1719 में अपनी गद्दी को संभाला और 1719 इसका शासनकाल शुरू हुआ। और दोस्तों कहा जाता है कि अगर दूसरे का मदद लेकर कुछ करोगे तो नुकसान ही होगा। यही चीन किलिंग खान बाद में हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना भी की थी। और दोस्तों इसी के समय में मराठों द्वारा दिल्ली पर हमला भी किया गया था। दोस्तों मराठे द्वारा दिल्ली पर पहला हमला मोहम्मद शाह के समय ही किया गया। दोस्तों इसके समय की सबसे प्रमुख घटना है ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह का 1739 में दिल्ली पर हमला। इसने हमला तो किया ही किया, 70 करोड़ की धनराशि भी लूट के ले गए और शाहजहां द्वारा जो मयूर सिंहासन बनाया गया था जिस पर कोहिनूर हीरा जड़ित था उसको भी लेकर चल गया। दोस्तों कोहिनूर हीरा के बारे में बता दूं, सबसे पहले ये विक्रमजीत के पास था। विक्रमजीत से हुमायूं ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया, फिर हुमायूं के बाद से शाहजहां ने उस कोहिनूर हीरे को अपने ताज पर लगाया और सिंहासन पर लगाया जिसे मयूर सिंहासन कहते थे। और फिर नादिर शाह 1739 में से लेकर चला गया। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फूटते हैं। सबसे पहली बात, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह का। ईरान ने भारत पर हमला कब किया? 1739 में। ईरान का भारत पर हमले के समय भारत का बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। दोस्तों इस तरीके से अगर आप लिंक करते रहोगे ना अलग अलग चीजों को तो आपका हिस्ट्री बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों लगे हाथ एक और जी के समझ लीजिए कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी बादशाह मोहम्मद शाह ही था। दोस्तों मोहम्मद शाह का आकर्षण एक सुंदर युवतियों को अक्सर रहता था। इन्हीं सब के कारणों से उसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। दोस्तों जैसे मैं आपको पहले बताया था कि चीन किलिंग खान, जिन्हें निजामुल मुल्क भी कहा जाता है, शुरू में तो मदद किया लेकिन 1725 में ही हैदराबाद राज को काटकर अपना स्वतंत्र अलग राज बना लिया। इस तरीके से मोहम्मद शाह के समय में राज्यों का टूट फूट तो बहुत ज्यादा हुआ ही। इसी के कारण मोहम्मद शाह के समय में मुगल साम्राज्य का बहुत ज्यादा टूट फूट हुआ और बहुत ज्यादा उसका टुकड़ा होते गया। दोस्तों इस तरीके से मोहम्मद शाह का शासनकाल 1748 में समाप्त हुआ और उसके बाद अहमद शाह का शासन चालू हुआ। दोस्तों अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754 तक का 6 साल का शासन काल चला और ये सबसे निकृष्ट मुगल बादशाहों में से एक था। और इसके समय में इसका संबंध एक महिला से था जिसका नाम उधम बाई था। इसने अपने सारे काम उधम बाई पर टाल के आराम से कहीं भी पड़े रहता था। 1754 के बाद इसका शासन भी खत्म हो गया। दोस्तों इसके बाद शासन आया आलमगीर का। आलमगीर का एक बस खासियत था कि वो जहांदार शाह का बेटा था और आलमगीर के समय का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम एक ही था कि इसके समय प्लासी का लड़ाई हुआ। दोस्तों इसका शासनकाल 1754 से लेकर 1759 तक, मतलब 1754 से लेकर 1759 तक इसका शासनकाल रहा और इसके शासनकाल में कोई खास काम नहीं हो पाया। दोस्तों इसके बाद शासन आता है शाहजहां थर्ड का। ये 1759 में बादशाह बना और 1 साल लगभग शासनकाल किया और 1760 में मराठों ने इसे गद्दी से उठाकर समझ लो फेंक ही दिया। ये भी बहुत ज्यादा निकृष्ट शासक था। दोस्तों इसके बाद शासन आता है शाह आलम द्वितीय का। दोस्तों शाह आलम द्वितीय का जो पहला राजा था उसका शासनकाल 1759 से 1760 तक था और वो शाह आलम द्वितीय मराठों द्वारा गद्दी से उतरवा दिया गया था और शाह आलम द्वितीय मराठों के सहयोग से ही गद्दी पर बैठा था। तो वैसे तो इसका शासनकाल 1760 से शुरू होता है लेकिन 1759 में राज्य में इसका हस्तक्षेप चालू हो गया था।
तो इनका शासनकाल 1759 से ही चालू माना जा सकता है। इनके समय के दो महत्वपूर्ण घटना ये थी कि दो महत्वपूर्ण लड़ाई इनके समय में हुआ। पहली लड़ाई पानीपत तृतीय का युद्ध जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था, और दूसरी लड़ाई बक्सर की लड़ाई जो अंग्रेजों के द्वारा और इधर के 3 सेनाओं द्वारा एक साथ लड़ी गई थी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। और पानीपत तृतीय में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और मराठों की हार हुई थी। और उस वक्त ये दोनों लड़ाइयों के कारण भारत का इतिहास अलग तरीके से करवटें ले रहा था। इसलिए ये अयोग्य शासक भी था, इसका ज्यादा हस्तक्षेप भी नहीं था, इसलिए इसका शासनकाल में अस्थिरता आना कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सामान्य सी बात है। दोस्तों, बक्सर के युद्ध में हारने के बाद शाह आलम द्वितीय को 1765 में अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद रखा गया और इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी, जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा बेकार समय साबित हुआ। और दोस्तों, 1772 में मराठों की मदद से शाह आलम दिल्ली में रहा, लेकिन 1803 में अंग्रेज बहुत मजबूत हो गए थे और 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अंग्रेजों का दिल्ली पर पहला कब्जा और पूर्ण कब्जा कब हुआ? 1803 में। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, आप लोग अच्छी तरह से नोट करके रखिए। दोस्तों, गुलाम कादिर नामक एक व्यक्ति ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी। इस तरीके से शाह आलम का शासनकाल 1806 में समाप्त हो गया। दोस्तों, इसके बाद 1806 से अकबर द्वितीय का शासनकाल शुरू हुआ। इसके समय की प्रमुख घटना यह है कि इसी के समय में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई और यही राजा था जो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। दोस्तों, पॉइंट शुड बी नोटेड, अक्सर क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था, तो अकबर सेकंड ने दिया था या अकबर ने दिया था, यहां ध्यान रखिएगा। इसके समय की दूसरी प्रमुख घटना है सती प्रथा का अंत, इसी के शासनकाल के समय में हुआ। और दोस्तों, 1835 में इसी के शासनकाल में मुगल वंश का रहा सहा इज्जत भी खत्म हो गया। अंग्रेजों ने अपनी कोई भी बात के लिए मुगलों से राय लेना बंद कर दिया, अंग्रेजों ने मुगलों को सिक्के मारना बंद कर दिया और अंग्रेज अब सब निर्णय स्वयं से लेने लग गए और मुगल बादशाह उनके लिए कोई काम के नहीं बचे, कोई इज्जत उसके समय मुगल बादशाहों की नहीं रही और अंग्रेज अपने सिक्के चलाने शुरू कर दिए और 1837 में अकबर द्वितीय का शासनकाल समाप्त हो गया। तो बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह सेकंड के नाम से भी जानते हैं, ये अंतिम मुगल बादशाह था। दोस्तों, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था। अंतिम मुगल बादशाह क्या था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। इसके समय की सबसे प्रमुख घटना है 1857 की क्रांति, इसी के समय में हुई। अगर बहादुर शाह जफर का शासनकाल माना जाए तो 1837 से 1857 तक इसकी शासनकाल है और इस मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति का दिल्ली से नेतृत्व किया था, इसलिए या पूरा भारत से नेतृत्व करता इसी को माना गया था, इसलिए अंग्रेजों ने इसे कैद किया और रंगून भेज दिया, वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, बहादुर शाह जफर ने लाल किले में हीरा महल को बनाया था और दोस्तों इसी के समय में बहुत ही प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब रहते थे। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिर्जा गालिब कौन से मुगल बादशाह के दरबार में रहते थे या उनका समकालीन मुगल बादशाह कौन सा है, तो ये मिर्जा गालिब है। और ये भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को कौन सा शायर देखा है, तो ये भी यही है। दोस्तों, इस तरीके से उत्तर मुगल वंश शासकों का इतिहास खत्म होता है और अंत में आपको बता दूं कि मुगल शासन का इतिहास 1526 से लेकर 1857 तक है, जिसमें 1526 से लेकर 1707 तक प्रमुख मुगल बादशाह रहे, जिस वक्त मुगल बादशाहों की पूरी धाक रही और असली अपने पावर में रहे। और 1707 के बाद से मुगल वंश का पतन होने लग गया और नाम मात्र के रहे मुगल बादशाह और 1857 में मुगल बादशाही पूरी तरह से खत्म हो गई। दोस्तों, आप ये पूरे वीडियो को अच्छे तरह से पॉज करके देखिए, इसके पॉइंट को नोट करके रखिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें से फंसने के चांसेस हैं, बहुत प्रबल संभावना है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपके ज्ञान और आपके मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा चीज़ होगा। दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।